आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो हमने आपको आपसे वादा किया था कि हम आपके क्लास 12 की फिजिक्स का कोर्स आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो उसी क्रम में हम आपको पहले वीडियो ले चुके हैं, यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं हम। आज हम उसी यूनिट 1 में नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। नया वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के विषय में। इससे पहले हमने आपको वैद्युत आवेश के विषय में बताया था और इसके आवेश वाहक क्या हैं, एलिमेंट्री चार्ज क्या है और इस चार्ज की यूनिट क्या होती है, इन सब बातों को मैंने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के विषय में। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम हम आज पढ़ने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि दो आवेश यदि एक दूसरे के पास में हो या एक दूसरे से दूर है, अगर दो बिंदु आवेश एग्जिस्ट करते हैं तो किसी भी दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। समान प्रकार के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच जो लगने वाला ये बल है, इसी को हम वैद्युत बल कहते हैं। ये आवेश कहीं पर भी हो सकते हैं, निर्वात में भी हो सकते हैं या किसी माध्यम में हो सकते हैं। इसके विषय में कूलाम साहब ने जो नियम दिया उसे हम कूलाम के नियम के से जानते हैं। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, हमने मान लिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 ये एक दूसरे से r दूरी पर है। इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, हमने मान लिया ये दूरी r है। तो ऐसे में ये आवेश इस पर, ये आवेश इस पर, यानी एक बल लगाया जाएगा, बल चार्ज 1 पर चार्ज 2 के द्वारा, ये फोर्स होगा, या चार्ज 2 पर चार्ज 1 के द्वारा लगाएगा फोर्स ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनकी प्रकृति क्या है। तो कूलाम साहब ने क्या कहा, कूलाम साहब ने कहा इस नियम के अनुसार, तो कूलाम का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये है। अब इसको हम मैथमेटिकली समझना चाहें कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the quantity of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमने माना कि दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर, इनके बीच की दूरी r है और ये स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है यानी F according to Coulomb's law is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between the charges। यानी F is proportional to 1 upon r square और F is inversely proportional to r square। Now हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, then we will get F proportional to Q1 Q2 upon r square। यहां प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिख सकते हैं F is equal to K Q1 Q2 upon r square। यहां K क्या है, दिस K is constant of proportionality। K क्या है, constant of proportionality यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक हम कह सकते हैं। प्रयोगों द्वारा कूलाम साहब ने ये पाया कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको उन्होंने कैलकुलेट किया, उसके लिए कांस्टेंट उन्होंने अपनी सुविधाजनक के लिए दिया। वो कांस्टेंट क्या है? 1/4πε0। हम k के स्थान पर यह भी लिख सकते हैं, हम k के स्थान पर यह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हम इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, हम इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब यहां पर ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। तो या इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब ये वैल्यूज होंगे, इक्वेशन ये हो गया। अब हमने ये इक्वेशन जो प्राप्त किया वो किसके लिए प्राप्त किया है? ये इस तरह हमने ये माना कि ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं। तो निर्वात में स्थिर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला बल है, उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या मिला? F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने आपको बताया ये वैल्यू कहां से आई कि ये प्रयोगों के द्वारा गुलाम साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके द्वारा जो प्रयोगों के द्वारा उनको ये कांस्टेंट की जो वैल्यू मिली, वो कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1/4πε0 है। यहां पर पाई आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। और एप्सिलॉन 0 क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इस एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? इसको भी हम चाहें तो इस फार्मूले से, इस इक्वेशन 2 से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये वैल्यू हमने बताया 9 × 10⁹, ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1/4πε0 के। तो अगर हमें कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहां से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो सकता है? (1/4πε0) is equal to 9 × 10⁹। तो दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और फिर इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4π × 9 × 10⁹, और 4 पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 × 9 × 10⁹। और जब इसको हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 8.85 × 10⁻12, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी। तो एप्सिलॉन 0 ये आपका क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका मान कितना होता है? ये होता है। अब अगर मान लिया कि ये दोनों चार्ज किसी माध्यम में है, तो ये माध्यम में है, तो इस वैद्युत बल का मान क्या होगा? गुलाम साहब ने एक्सप्लेन किया, और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि यदि आवेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ हो, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है? जो कुचालक पदार्थ है, जैसे पेपर है, वैक्स है, कांच है, ग्लास,
तो ये सब क्या है, जितने भी कुचालक पदार्थ हैं उनको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इन परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति होने पर जो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल है उसका मान बदल जाता है। गुलाम साहब ने बताया कि इसका मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहां पर हम एक काम करते हैं, ये स्मॉल के सिंबल दे देते हैं ताकि ये डिफरेंस दोनों के में ये डिफरेंस क्लियर हो जाए। ये स्मॉल के हो गया और यहाँ पर मैंने कैपिटल के दे दिया। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर ये जो कैपिटल के है, ये कैपिटल के क्या है, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। कैपिटल के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्या है, परावैद्युतांक कहलाता है, यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो कोई माध्यम होगा, तो माध्यम होने पर हमने मान लिया कोई मीडियम है, एम FM कह दिया। और ये क्या है, ये जब इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई भी माध्यम नहीं, यानी निर्वात है। निर्वात होने पर वैद्युत बल का मान ये है और माध्यम होने पर ये है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, हम ये जानते हैं कि K की जो वैल्यू होती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ग्रेटर देन 1 होती है। परावैद्युत पदार्थ क्या है, मैंने बताया जो कुचालक पदार्थ हैं, और इनके लिए K का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। चूंकि K का मान 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आवेशों के मध्य कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ होने पर जो वैद्युत बल का मान है वो घट जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो इन इक्वेशन से तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर इस परावैद्युतांक को परिभाषित अगर करना चाहें तो हम परिभाषित भी कर सकते हैं। अभी इसकी परिभाषा हम देखेंगे कैसे बना सकते हैं। फिलहाल हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से, तो F अपॉन FM इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप इस इक्वेशन को देखें तो इस ये और ये जो रखेंगे, बल्कि हम इक्वेशन 1 ना करके इक्वेशन 2 एंड 3 कहें। इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर का सारा टर्म बच जाएगा और यहाँ थर्ड इक्वेशन में वैल्यू क्या बचेगी, K की। तो यहाँ पर 1 अपॉन K आ गया। सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन जब होगा तो ये फ्रैक्शन ऊपर शिफ्ट होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, K। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु आवेशों के निर्वात में जो वैद्युत बल लग रहा है, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों में लगने वाला वैद्युत बल और दो आवेशों के बीच यदि कोई माध्यम है तो लगने वाले वैद्युत बल, इन दोनों बलों का अनुपात किसके बराबर होगा, माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो आप यहां से माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और दो आवेशों के बीच कोई माध्यम है तो लगने वाले बल, इन दोनों बल के अनुपात का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात, एक चीज और कंपेयर करें तो यहां पर हमने देखा, यहां पर इक्वेशन 2 में आपने केवल हमने एप्सिलॉन 0 का इस्तेमाल किया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के, तो इसलिए जो माध्यम की विद्युतशीलता है के आपका क्या है, परावैद्युतांक। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर एक सिंपल किसी माध्यम में हम ये लिख सकते हैं कि माध्यम में वैद्युत बल का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को हम कह रहे थे निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर इस एप्सिलॉन को हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के स्थान पर मीडिया कहेंगे। तो ये क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। इसको हम क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता।
तो ये बात क्लियर हो गई। तो माध्यम की विद्युतशीलता को हम किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन। और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से लिखेंगे। तो इस आधार पर हम इस इक्वेशन पर देखें, यहां पर एप्सिलॉन 0 था और यहां पर एप्सिलॉन हो गया, और इस एप्सिलॉन के स्थान इसके स्थान पर क्या लिखा गया है? एप्सिलॉन 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। तो एक रिलेशन भी आपको और मिल गया कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक के इक्वल होगा। ये क्लियर है? तो आप यहां से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब तो कूलाम का नियम आपके समझ में आ गया होगा। हम कूलाम का नियम क्या है ये आप देख सकते हैं कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स acting between two static charge is directly proportional to the quantity of charge and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force, the force acts along the direction of the line joining the both charges, both static charges। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो स्थिरबिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इस तरह से कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और साथ ही शेयर करें अपने मित्रों को जो स्टूडेंट्स क्लास 12 में इस बार हैं। टेक केयर, थैंक यू।